ठीक है बच्चों, तो इसको मेजर्ड किससे करते हैं? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को गैनोम्स रेस्पायरोमीटर से। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मेजर्ड बाय द गैनोम्स रेस्पायरोमीटर। ठीक, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अगर फुल जो सबस्ट्रेट है वो पूरी तरह कंज्यूम्ड हो जाए, ठीक है, द अमाउंट ऑफ CO2 जितना रिलीज हो रहा है, द अमाउंट ऑफ O2 जितना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट मींस कि पूरा की पूरा वो कंज्यूम्ड हो जाए, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या हो जाता है? 1। जैसे मैं बात करती हूँ आपसे अलग अलग, ये तो समझ आ गया होगा आई एम श्योर सबको, ठीक है, अलग अलग सबस्ट्रेट की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या रहता है? 1। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? 1 होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर क्या होता है? C6H12O6 प्लस, अब क्योंकि इसका हमें क्या करना है, तो 6O2 गिव्स कितना देगा टोटल, जितना मतलब इसको कंज्यूम्ड हो रहा है उतना ये देगा क्या? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जितना इसको मिल, जितना इसने O2 लिया है, देखो 6O2, और उतना ही इसने क्या निकाल दिया? CO2 निकाल दिया। यानी कि जो सबस्ट्रेट है भाई, O2 के पास तो कार्बन है नहीं, लेकिन उतना ही कार्बन निकाल रहा है जितना उसने O2 लिया। दैट मींस जो कार्बन है वो क्या हो रहा है? टोटली पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो रहा है। तो इसके लिए इसका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो क्या आ जाता है? 1। ठीक है, ये होता है कब? कार्बोहाइड्रेट में। अगर फैट होते हैं तो फैट, क्योंकि फैट जो होते हैं इनका कंप्लीटली कंजप्शन नहीं होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते हैं, तो उतने कार्बन को निकालने के लिए इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फैट और प्रोटीन में, फैट एंड प्रोटीन इनके पास लेस ऑक्सीजन होती है, इनके अंदर ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए दे रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट, इन्हें एनवायरमेंट से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। दे रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, इनको एनवायरमेंट से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई इनका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? लेस देन 1। क्यों भाई? ऊपर कम है और नीचे ज्यादा वैल्यू है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या रहेगा? लेस देन 1। ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको, तो सिर्फ याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का 1, फैट का लेस देन 1। ठीक है, ऐसे ही अगर ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें हम, ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1, 1 से ज्यादा। और मोर देन 1 क्यों होता है इसका? क्योंकि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, एसिड्स हैव मोर ऑक्सीजन, इनके पास ऑक्सीजन ज्यादा होती है, सो दे रिक्वायर्ड लेस ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, इनके पास ऑक्सीजन पहले से ही होती है ऑर्गेनिक एसिड्स के पास, तो इनको बाहर से एनवायरमेंट से ऑक्सीजन कम लेनी पड़ती है। दैट्स व्हाई इनका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? मोर देन 1, 1 से ज्यादा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सीड्स की, ठीक है, अगर मैं सीड्स की बात करूं ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो सीड्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है,
स्टोर्ड फूड, फैट किस में कन्वर्ट होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट तो है ही है लेकिन साथ में फैट भी तो है, कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन फैट भी है, तो फैट किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो इसके लिए दे रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन, इनको क्या चाहिए होता है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, दे रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन देन एक्चुअल। ठीक है, तो इस वजह से इनका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो कितना होता है, लेस देन 1। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है बच्चों इनका, लेस देन 1। सीड्स जो होती हैं उनके पास जो स्टोर्ड फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट भी है इनका और फैट भी है, जो स्टोर्ड फूड रहता है वो कार्बोहाइड्रेट भी है फैट भी है। तो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो बात समझ आ गई, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 पहुंच गया। लेकिन फैट जो होता है वो भी स्टोर्ड फूड है, तो फैट कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, उसके लिए इनको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। अभी मैंने बताया फैट क्या होता है, उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ओवरऑल कितना हो जाता है इनका, लेस देन 1 ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। ठीक, और वैसे भी हम समझ सकते हैं ड्यूरिंग द जर्मिनेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई मोर ऑक्सीजन उनको चाहिए होता है। अगर आप इसको टोटल वैसे भी निकालें, क्योंकि ड्यूरिंग द जर्मिनेशन रेस्पिरेशन वैसे भी ज्यादा होता है। क्लियर, ठीक है। अगर मैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की बात करूं, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को शायद ये याद होगा, ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब फ्रूट्स पकते हैं उस टाइम में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, यस इथाइलिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के पकने के समय में, इथाइलिन। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है इन कंपैरिजन टू कंजप्शन। कंजप्शन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या होती है, इसमें रिलीज होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, रिलीज हो रही है। अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो कैसा होगा, मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1। तो अगर एक बात बताओ, ये तो मैंने बोल दिया मोर देन 1, लेकिन अगर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वही ऑक्सीजन कंज्यूम्ड भी हो जाए, ध्यान से मेरी बात सुनना, मतलब जितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उतनी ही ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जितनी ऑक्सीजन उनको बाहर निकाल रही है उतनी वो ले रहे हैं, उनको एनवायरमेंट से लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है ना, उनको एनवायरमेंट से लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इन दैट केस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1/0 में अगर इसको कर दे रही हूँ तो दैट इज द इनफाइनाइट, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर जितनी ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहे हैं उतनी ही ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर लें, दैट मींस उनको एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इस केस में उनकी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहां तक पहुंच सकता है बच्चों, इनफाइनाइट तक पहुंच सकता है। क्लियर है ये बात, समझ आ रही है ना। ठीक है, तो ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हम ये कह रहे हैं कि मोर देन 1 होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन इतनी रिलीज हो जाए जितनी वो कंज्यूम कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन उनका इनफाइनाइट तक भी पहुंच सकता है। क्लियर है बात बच्चों, ठीक है चलिए। तो ये तो हुई राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की बात। अच्छा, क्रैसुलेशियन मेटाबॉलिज्म प्लांट्स में क्या होगा बताओ, क्रैसुलेशियन मेटाबॉलिज्म प्लांट्स में रात में क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स का कंजप्शन होता है कि नहीं होता है, लेकिन CO2 तो रिलीज नहीं होती। ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन कंजप्शन तो रात में ही हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, लेकिन CO2 रिलीज हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है, कंज्यूम्ड होती है। ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो रही है बट CO2 रिलीज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब CO2 तो क्या हो गई 0, और ऑक्सीजन रिलीज मान लो 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या रहेगा इनका, 0। क्रैसुलेशन प्लांट्स का ये पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन क्रैसुलेशन का पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चों का इतना दिमाग क्रैसुलेशन में लगता नहीं है। क्यों, कैंप प्लांट्स हमने पढ़ा था, ड्यूरिंग कैंप प्लांट्स में मैंने आपको क्या बताया, वो रात में ही ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो रात में फॉर्म हो रहे थे वो रात मतलब, लेकिन वो कंज्यूम्ड नहीं हो रहे थे,
मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था उनका, तो CO2 रिलीज तो होगी नहीं, लेकिन उनके फॉर्मेशन में O2 क्या हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है। ठीक है, तो O2 कंज्यूम्ड हो जाएगी लेकिन CO2 रिलीज नहीं होगी, तो दैट मीन्स रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0। क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, फैक्टर्स जो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करें। यहां तक सबको सब समझ में आ गया भाई? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए बच्चों? आ गए? चलिए, पहला ऑक्सीजन। वैसे ही आपको अब आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, एक फर्मेंटेशन और बच रहा है, फर्मेंटेशन बचा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन को क्या फर्क पड़ेगा भाई? सीधी बात है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इंक्रीज तो रेस्पिरेशन इंक्रीज, ये तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं। होगा कि नहीं होगा? इसके लिए तो क्या ही कहेंगे, ऑक्सीजन इंक्रीज तो रेस्पिरेशन इंक्रीज। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जिसपे मान लो कोई एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, जो एरोबिक भी है और एनारोबिक भी है, मतलब फैकल्टेटिव है, जो एनारोबिक भी है और एरोबिक भी है, तो वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का जब एनारोबिक एरोबिक होना शुरू हो जाए, तो ऑक्सीजन की वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जिस पर एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बना दिया, एरोबिक बना दिया, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है एक्सटिंक्शन। क्लियर है? ये पॉइंट क्या कहलाता है, एक्सटिंक्शन पॉइंट, व्हेन द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म गेट कन्वर्टेड इनटू द एरोबिक ऑर्गेनिज्म एट द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जब एनारोबिक एरोबिक में कन्वर्ट हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द एक्सटिंक्शन पॉइंट। ठीक, अच्छा वो ऑक्सीजन, वो कॉन्सेंट्रेशन जिसमें मतलब इतनी कम हो गई है ऑक्सीजन, ये तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या है, वो कौन सी मिनिमम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है, जब एनारोबिक एरोबिक बराबर हो, मतलब सॉरी एनारोबिक एरोबिक में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की वो कॉन्सेंट्रेशन की एरोबिक को अपनी प्रोसेस करने में दिक्कत होने लगे, यानी कि एरोबिक भी किसकी तरह बिहेव करने लगे, एनारोबिक की तरह बिहेव करने लगे, या मैं ये कहूं कि जो रेस्पिरेशन है, वो जो रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक की और एरोबिक की बराबर हो जाए, वो ऑक्सीजन की वो कॉन्सेंट्रेशन जब एनारोबिक और एरोबिक की जो रेस्पिरेशन है वो बराबर हो जाए या साथ में हो जाए या एक जैसी हो जाए, तो ये कहलाता है ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड, ये एक्सटिंक्शन पॉइंट क्या है, एक्सटिंक्शन पॉइंट यानी कि एनारोबिक एक्सटिंक्ट हो गया, यानी कि वो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जब एक्सटिंक्शन पॉइंट आ जाए, एनारोबिक किस में कन्वर्ट हो जाए, एरोबिक में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन या फिर जो रेस्पिरेशन अभी तक एनारोबिक हो रही थी वो एरोबिक होनी शुरू हो जाए, वो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का, एक्सटिंक्शन पॉइंट। ऑक्सीजन इतनी कम होती जा रही है कि जो एरोबिक अभी तक नॉर्मली कर रहे थे वो धीरे धीरे कम हो रही है, और एनारोबिक्स जो एनारोब्स हैं उनकी रेस्पिरेशन चल रहा है, मान लो एनारोब्स है वो 50% चल रहा है, मान लो उनकी जो 50 है एनारोब्स, अब ऑक्सीजन इतनी कम होनी शुरू हो गई है कि जो एरोबिक की जो अभी तक 80% या 80 जो हो रही थी अभी तक रेस्पिरेशन, वो वापस उनकी कम होते होते 50 तक आ गई है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑक्सीजन का वो पॉइंट जब इसकी रेस्पिरेशन की दर और इसकी रेस्पिरेशन की रेट दोनों क्या होने लगी है, बराबर होने लगी है, दोनों में रेस्पिरेशन साथ होने लगा है, एक जैसा होने लगा है, वो ऑक्सीजन का वो पॉइंट क्या कहलाता है, दैट इज द ट्रांजिशनल पीरियड। आ रही बात समझ में? तो एक्सटिंक्शन पॉइंट और ट्रांजिशनल पीरियड दोनों समझ आ गए आप लोगों को? ठीक है, चलिए वेरी गुड।
आगे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फर्क आएगा? अच्छा, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ा दूं, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ा दूं तो रेस्पिरेशन क्या होगा? कम होगा ना, ऑब्वियस बात है। रेस्पिरेशन कम होगा कि नहीं होगा? तो CO2 की वैल्यू बढ़ने पर रेस्पिरेशन कम होगा और O2 की वैल्यू बढ़ने पर रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। और ये बात तो हम जानते ही हैं पहले से, जानते हैं कि नहीं जानते? क्योंकि रेस्पिरेशन में तो CO2 निकलती है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, CO2 बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा और O2 बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी जो प्रोसेस है वो चलती है, ठीक है। अच्छा, CO2 अगर एक लिमिट से ऊपर बढ़ने लगे, क्योंकि भाई CO2 अगर बढ़ रहा है तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? एक चीज और मैं बता दूं, अगर CO2 बढ़ेगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। CO2 बढ़ता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और स्टोमेटा अगर क्लोज हो गए तो अंदर क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। क्यों? CO2 क्या करता है? टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा? हमारे अंदर ही, अगर हमारे अंदर ही ले लो, अगर हमारे अंदर CO2 बढ़ता चला जाए, O2 ना बढ़ के CO2 बढ़ेगा तो हमारे सेल्स टॉक्सिक हो जाएंगे, हमारे अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो वही प्लांट के अंदर है, CO2 बढ़ने पर स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, और टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया O2 कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बात करते हैं लाइट, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? लाइट की। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो एसिमिलेशन ऑफ फूड ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो एसिमिलेशन ऑफ फूड इंक्रीज हो रहा है, और एसिमिलेशन ऑफ फूड इंक्रीज हो रहा है तो उसका ब्रेकडाउन भी इंक्रीज होगा। और टूटेगा तो सही ना, सिर्फ एक्यूमुलेट होके थोड़ी ना रहेगा। तो ब्रेकडाउन इंक्रीज होगा, और ब्रेकडाउन के लिए किसकी जरूरत है? रेस्पिरेशन की। तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक है। और फोटो, क्योंकि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का एसिमिलेशन बढ़ेगा, और एसिमिलेशन अगर बढ़ेगा तो उसका ब्रेकडाउन बढ़ेगा, और ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो उसका रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है भाई लाइट का सबको? ठीक है। अच्छा, आप एक बात कहोगे कि मैडम ये तो बात हो गई फोटोसिंथेटिक सेल्स की, यानी कि हमने फोटोसिंथेटिक सेल्स की हमने बात करी। क्यों? क्योंकि एसिमिलेशन ऑफ फूड तो फोटोसिंथेटिक सेल्स ही करते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स की बात करूं तो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स में लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ जाता है। दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन ही कहेंगे उसको। तो रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा? इसी तरह से बना लिया करो जैसे मैं बोर्ड पर बनाती हूँ, ये याद रखने में आपको फायदा देता है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू थ्योरी अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि फोटोसिंथेटिक सेल्स में लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर फूड का एसिमिलेशन ज्यादा हो जाता है। फूड का एसिमिलेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है उसका ब्रेकडाउन भी होगा, तो ब्रेकडाउन बढ़ेगा, और ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन बढ़ेगा। नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स में अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ जाता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आई गेस सबको क्लियर है लाइट का? कोई मेरा ऐसा भाई बंधु जिसको क्लियर ना हो तो प्लीज बता दो।
ठीक, तो ये बात हो गई किसकी, लाइट की इंटेंसिटी की। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बात होगी। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं बच्चों, नॉर्मली अगर मैं बात कर रही हूं इस एनवायरनमेंट में, तो हम ये बात करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इतने कम सेंटीग्रेड पर, या मैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 45 मतलब 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उससे ऊपर ही अगर आप जा रहे हैं तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं क्या कि टेम्परेट प्लांट्स जो होते हैं, जो पोलर रीजन्स पर उगते हैं, टेम्परेट प्लांट्स जो होते हैं जो किस पर उगते हैं, पोलर रीजन्स पर, पोलर रीजन्स पर जो उगते हैं, दे आर वेरी सूटेबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे आर एडजस्टेबल, तो वो कितने पर एक्सपायर कर लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी दे कैन रेस्पायर। ठीक है, और सेम किसके साथ होता है, डेजर्ट प्लांट्स के साथ होता है कि नहीं होता है, जो बहुत ज्यादा गर्मी में उगते हैं। ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ आपको डेजर्ट प्लांट से क्या लो, डेजर्ट एरियाज, या फिर थर्मोफिलिक प्लांट्स। थर्मोफिलिक प्लांट्स ये कितने पर, 40 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इनकी बात हो गई, क्यों, क्योंकि इनके अंदर ऐसा होता है, ये इनकी रिएक्शंस हैं कि इतने टेम्परेचर पर भी दे कैन सर्वाइव और दे कैन डू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज। लेकिन अगर हम हमारे नॉर्मल प्लांट्स की बात करते हैं, जिन मतलब यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज की अगर मैं बात करते हैं, तो ट्रॉपिकल एरियाज के लिए जो टेम्परेचर सूटेबल रहता है दैट इज द 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। इसको आप कहीं पर आपको 25 से 30 पे मिल जाता है, तो मैंने इसको पूरा वेरी करके 20 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है कि ट्रॉपिकल एरियाज में इट कैन रेस्पायर बिटवीन द 20 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में भी ये क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मैं ये कहूं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, हाई टेम्परेचर हो गया है, तो क्या दिक्कतें आती हैं भाई, हम सीधी बात है, हम सबसे पहला तो क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होने लगते हैं, डीनेचर्ड होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, बेकार होने लगते हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है, क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। और क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस आपको याद हो तो जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, लेस प्रोड्यूस्ड, CO2 इंक्रीज, तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज। ठीक है, ये लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यही डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लियर है बच्चों सबको, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर। कि टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेट प्लांट या पोलर रीजन्स के प्लांट्स की बात कर रही हूँ तो दे कैन सर्वाइव बिटवीन द 0 इवन -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं हमारे रेगिस्तानी प्लांट, आपके जीरोफाइटिक प्लांट्स या थर्मोफिलिक प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो दे कैन सर्वाइव बिटवीन द 40 टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन अगर हम हमारे ट्रॉपिकल एरियाज की बात करें, हमारे मीजोफाइट्स की बात करें जो हमारे यही उगते हैं, दे कैन सर्वाइव बिटवीन द 20 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हाई टेम्परेचर होने पर क्या फर्क पड़ता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, जो एंजाइम्स रेस्पायरेशन के लिए चाहिए होते हैं वही डीनेचर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स हो जाता है, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होती है तो ऑक्सीजन लेस प्रोड्यूस, और CO2 क्या होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है तो टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, चलो अब बात करें वाटर, तो वाटर तो भैया सबके लिए अच्छा होता है, फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पायरेशन हो, नॉर्मल इंसान है,
पादप है, कोई भी है, सबके लिए वाटर सबसे अच्छा होता है। तो वाटर तो सीधा बोलते हैं वाटर इंक्रीजेस तो रेस्पिरेशन इंक्रीजेस। अब बहुत सारे कारण होते हैं इसके, बहुत सारे कारण, जैसे वाटर होगा तो अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा, वाटर होगा तो सेल की टर्जिडिटी बनी रहेगी, सेल टर्गिट बनी रहेगी, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो वाटर के लिए हम केवल इतना पढ़ते हैं कि वाटर इंक्रीजेस तो रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, ठीक है। मिनरल्स, मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स का तो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, मिनरल्स में क्या रहता है, सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन होता है कि नहीं होता है, यानी कि ड्यूरिंग द मिनरल एब्जॉर्प्शन, ड्यूरिंग द मिनरल एब्जॉर्प्शन रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। ये बात तो मिनरल से ही करते आ रहे हैं। दैट मीन्स मिनरल इंक्रीजेस तो रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, ठीक है। सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन पहली बात कर चुके हैं हम, क्यों कि मिनरल की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, तो मिनरल इंक्रीजेस तो रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, ठीक। एज की बात करूं अगर एज का, तो हमने कहा था कि यंग एज पर रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, सीडलिंग एज पर, सीडलिंग स्टेज पर रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, फ्लावरिंग एज पर, फ्लावरिंग स्टेज पर रेस्पिरेशन ज्यादा होता है। लेकिन अगर प्लांट कैसा हो गया है, बूढ़ा हो गया, ओल्ड प्लांट या फिर सेनेसेंस प्लांट, सेनेसेंस मतलब जिसकी पत्तियां अब गिरनी शुरू हो गई हैं, तो सेनेसेंस प्लांट में रेस्पिरेशन कम होता है, ताकि हर एज में बढ़ जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए भाई, तो बच्चों ये कुछ है आपके फैक्टर्स, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको दे रखे हैं बुक में, और भी बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब आपका बचा है केवल फर्मेंटेशन इस चैप्टर से लेकर, बाकी रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया है, सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई है, कल हम थर्ड यूनिट से बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आपकी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसलिए आप पढ़ लीजिए, अब आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीटेड है। फर्मेंटेशन बचा है, बहुत छोटा सा है आज, क्योंकि हमारा टाइम हो गया, इसलिए हमें आज खत्म करनी है क्लास, ठीक है। तो आप लोगों का फर्मेंटेशन बचा है, वो कल मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट का चैप्टर और है आपका, ये कंप्लीट करके कल हम आपकी थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। ये और आपके जो भी डाउट्स है पूरी सेकेंड यूनिट में, आई कैन टेल यू पूरी सेकेंड यूनिट में, वेदर इट इज इन फोटोसिंथेसिस और इट इज इन द रेस्पिरेशन, आप क्लियर कर लीजिए उसको, ठीक है ना, पढ़ लेना और पूछ लेना।